हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में आगे बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, तो दोस्तों नया टॉपिक आपका है फंक्शन। ठीक है, प्रोग्रामिंग में फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन प्रोग्रामिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं अ फंक्शन इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम। ठीक है, अ फंक्शन इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग अ स्पेसिफिक टास्क। तो फ्रेंड्स याद रखना, आपका जो फंक्शन होता है वो सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम होता है। ठीक है, और इसका जो पर्पज़ होता है वो एग्जीक्यूट करना, एक पर्टिकुलर स्पेशल काम को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों सम करने का फंक्शन बना सकते हैं, ऐड करने का फंक्शन बना सकते हैं, फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम अपने आप में एक सेल्फ कंटेनिंग प्रोग्राम जो कि एक स्पेशल टास्क को, स्पेशल काम को कर सके। ठीक है, अगला अगला दोस्तों प्रोग्राम के बारे में है, फंक्शन के बारे में। एवरी प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर फंक्शंस। तो दोस्तों हर प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, वंस एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल विल बी रिटर्न्ड बैक फ्रॉम वेयर इट वाज एक्सेस्ड। तो दोस्तों जब फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट होता है तो उसका कंट्रोल दोबारा लौट के आता है जहां से वो एक्सेस किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये फंक्शन के बारे में आपको याद रखना कि फंक्शन एक सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम है जो कि स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी डेफिनेशन है। अब दोस्तों बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन के बारे में हमने बताया। फंक्शन क्या है? फंक्शन आपका सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दोस्तों फंक्शन के बारे में, और आपको डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हो। फंक्शन इज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक दैट इंक्रीजेज द एक्सटेंड to which software is composed from separate parts called the modules or functions। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन से दोस्तों लिखा हुआ है फंक्शन के ही रिगार्डिंग, सेगमेंटिंग अ प्रोग्राम इनटू मैनेजेबल चंक्स इज a very important aspect to programming। following are the reason for segmenting। तो दोस्तों प्रोग्राम को सेगमेंटिंग करते हैं, मींस प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है, वो इस प्रकार से बताए जा रहे हैं। सबसे पहला दोस्तों इसका रीज़न है डिवाइड द प्रोग्राम इनटू अ नंबर ऑफ सेपरेट फंक्शंस to allow each function to be written and tested separately। This simplifies the process of getting the total program to work। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सेपरेट फंक्शंस आर इजियर टू हैंडल। जो अगर अलग अलग फंक्शन होंगे तो उनको अच्छी तरीके से हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उनको हैंडल करना आसान हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड देन वन ह्यूज फंक्शन। उसके बाद हम अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों है लाइब्रेरीज आर सेट्स ऑफ फंक्शंस दैट पीपल टेंड टू वी ऑल टाइम बिकॉज दे हैव बीन प्री रिटन एंड प्रेजेंटेड। हेंस रिचेज ऑफ लाइब्रेरीज ग्रेटली एम्पलीफायर्स द पावर ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों जो भी लैंग्वेज रिच होती है इन पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन के, तो उसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि पावरफुल लैंग्वेज होगी। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। फंक्शन के एडवांटेज क्या हैं? तो दोस्तों इफ़ अ प्रोग्राम इज़ लेंथी it becomes very difficult for the programmer to handle it। therefore such programs should be broken down into number of smaller units। it is called modularization। ठीक है,
इट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन। इसको दोस्तों मॉड्यूलराइजेशन कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, प्रोग्रामिंग विद सच एन अप्रोच इज़ कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाती है, कि एक बड़े प्रोग्राम जो कि इसकी लेंथ ज़्यादा है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोग्रामर के लिए हैंडल करना, इसलिए हम वो उस बड़े प्रोग्राम को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ही मॉड्यूलराइजेशन कहलाता है। और इस प्रकार की प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या कहलाती हैं? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपका पूछा जाता है कई बार कि ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो दोस्तों मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या हो गई? डिवाइडिंग अ लेंथी प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो गई। अगला दोस्तों है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलराइजेशन लिस्टेड बिलो। तो दोस्तों मॉड्यूलराइजेशन के जो एडवांटेज हैं वो कौन कौन से हैं? रीयूजिबिलिटी, इजियर टू डिबगिंग और पोर्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स रीयूजिबिलिटी मीन्स दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हो, बार बार फंक्शन को कॉल करके उसी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा इजियर डिप फॉर डिबगिंग। तो दोस्तों डिबगिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कि ये चेक करना एरर प्रेजेंट है या नहीं। और दोस्तों उसके बाद है पोर्टेबिलिटी, मीन्स एक प्लेटफॉर्म पे बनाया दूसरे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करा सकते हो, या एक पर्टिकुलर ये प्रोग्राम। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इसको फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसके बाद बात कर रहे थे हम इसके बाद दोस्तों है स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन के बाद अब बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्कोप ऑफ वेरिएबल में आप देख सकते हो इट इज़ द रीजन ऑफ कोड विद इन विच द वेरिएबल कैन एक्सेस्ड। ठीक है, ये दोस्तों स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी रीजन जिसके अंदर वेरिएबल को एक्सेस किया जा सके, डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप एंड प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप। दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और डिक्लेरेशन, दोस्तों उस वेरिएबल के टाइप और डिक्लेरेशन के स्थान के बेसिस पे जो वेरिएबल हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा है लोकल वेरिएबल। तो दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। आप देख सकते हो सिंपल सी प्रोग्राम है दोस्तों। सबसे पहले हेडर फाइल लगी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके बाद मैंने डिफाइन किया a=5 जो कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। दूसरा दोस्तों b की वैल्यू लिया है 2 जो कि भी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, b भी वेरिएबल किस प्रकार का है? इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, अगला दोस्तों मैंने फंक्शन बनाया वॉइड ऐड का फंक्शन बनाया। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका वॉइड ऐड आपका फंक्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों ओपन करली ब्रेसेस, उसके बाद मैंने लगाया इंट सम। ठीक है, सम इक्वल टू a + b, a और b की वैल्यू एडिशन हो जाए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमने प्रिंट करा दिया। तो प्रिंटअप में क्या लिखेंगे? सम ऑफ a एंड b इज़ %d/n। ये दोस्तों %d/n क्यों लिखा? क्योंकि इंटीजर टाइप का आपका रिजल्ट आएगा और /n का मतलब है कि लाइन बाय लाइन आंसर आए। ठीक है, अगला दोस्तों फिर क्या लिखेंगे? डबल कोट के बाद सम लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप एक चीज़ याद रखना, जो आपका ये इनिशियलाइजेशन है इंट a=5 इंट b=2, और दोस्तों ये तो चीज़ आपकी कहलाती है ग्लोबल वेरिएबल। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब हर मॉड्यूल के लिए कॉमन होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो इंट सम है ये दोस्तों लोकल वेरिएबल है, मीन्स इसकी जो लाइफ है वो सिर्फ इसी बॉडी तक लाई करती है। ठीक है, मीन्स इसी मॉड्यूल तक लाई करती है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? सम इक्वल टू a + b कर देंगे और प्रिंटफ के अंदर कमांड चला देंगे। ठीक है, %d/n क्यों लगाया? इंटीजर टाइप का डेटा है और /n का मतलब लाइन बाय लाइन आए। ठीक है, उसके बाद सम मैंने लिख दिया तो सम का रिजल्ट आ गया। उसके बाद दोस्तों क्लोज करली ब्रेसेस, उसके बाद इंट मेन लगा दिया, आपका मेन फंक्शन वो भी इंटीजर टाइप का। फिर फंक्शन को यहाँ पे बंद कर दिया ओपन करली ब्रेस के बाद ऐड फंक्शन, फिर रिटर्न 0, उसके बाद क्लोज करली ब्रेसेस। तो ये दोस्तों प्रोग्राम आपका करेक्ट है, मेरे द्वारा रन कराया दिया गया है और आप भी इसको रन करा सकते हो। ठीक है,
कोई डाउट हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग ऑफ द कोड देन यू कैन आस्क मी। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये फंक्शन क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है वेरिएबल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले वेरिएबल की डिफिनीशन। दोस्तों यहाँ स्कोप मैंने देख लिया वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, लेकिन वेरिएबल की डिफिनीशन रह गई। दोस्तों ये देख लीजिए वेरिएबल की डिफिनीशन क्या होती है, वेरिएबल होते क्या हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ अ डेटा टाइप, वेरिएबल इज़ अ डेटा नेम, सॉरी वेरिएबल इज़ अ डेटा नेम। अगला क्या, इट मे बी यूज टू स्टोर अ डेटा वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल को यूज़ किया जाता है डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, द वैल्यूज़ कैन चेंज व्हेन अ प्रोग्राम रन्स। जब एक प्रोग्राम रन होता है तो उसकी वैल्यू वेरिएबल की चेंज होती रहती है। ठीक है, बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड। दोस्तों आप वेरिएबल को तभी यूज कर सकते हो जब उसको आप डिक्लेयर करोगे, पहले कंपाइलर को बताओगे। ठीक है, अगला है वी शुड ट्राई टू गिव मीनिंगफुल नेम्स टू वेरिएबल। दोस्तों तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वेरिएबल को एक मीनिंगफुल नाम मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगला नोट पॉइंट में आता है आइडेंटिफायर्स आर यूज़र डिफाइंड नेम्स। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, यूज़र के द्वारा बनाए गए नाम होते हैं। एन आइडेंटिफायर कंसिस्ट्स ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। तो दोस्तों जो कि एक आइडेंटिफायर जो होता है वो लेटर को और डिजिट्स को दोनों को फॉलो करता है, दोनों को यूज करता है। ठीक है, अगला दोस्तों है बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर परमिटेड। तो दोस्तों वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आप अपर केस एंड लोअर केस किसी प्रकार के लेटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगला दोस्तों है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर। तो दोस्तों पहला कैरेक्टर ये श्योर है कि अल्फ़ाबेट ही होगा या फिर अंडर स्कोर हो सकता है। ठीक है, दो में से एक ही चीज़ होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वेरिएबल आपको समझ में आया होगा। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ अ डेटा नेम। वेरिएबल एक प्रकार का डेटा का नाम है। ठीक है, जैसे फाइल का नाम होता है उसी प्रकार से डेटा का नाम है। इट मे बी यूज्ड टू स्टोर अ डेटा। दोस्तों इसकी ज़रूरत डेटा को स्टोर करने में की जा सकती है। ठीक है, अगला दोस्तों बात करते हैं आइडेंटिफायर्स आर यूज़र डिफाइंड नेम्स एंड आइडेंटिफायर कंसिस्ट्स ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। तो दोस्तों आइडेंटिफायर क्या है, यूज़र के द्वारा डिफाइन किए गए नाम हैं, और आइडेंटिफायर कई बार लेटर या डिजिट के होते हैं। ठीक है, डिजिट के हो सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, पहले अंडर स्कोर से हो सकता है। बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर परमिटेड। दोस्तों अपर केस एंड लोअर केस बोथ टाइप ऑफ लेटर्स आर परमिटेड। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर। ठीक है, तो पहला जो लेटर है वो आपका अपर केस होगा या फिर अंडर स्कोर से यूज़ कर दो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रोग्राम अभी मैंने दिखाया आपको एग्जांपल। एक आपने क्या लगाया, हेडर फाइल लगाया, और ये आपका इनिशियलाइजेशन किया इंट इक्वल टू 5 इंट बी इक्वल टू 2 वाइड ऐड। ये फंक्शन आपने क्या किया, डिक्लेयर किया। यहाँ पे दोस्तों फंक्शन को आप ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पे आपने इंट सम किया, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू %d/n कॉमा सम। तो दोस्तों दोनों नंबरों का जो एडिशन है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रोग्राम है यूजिंग फंक्शन के। ठीक है, उसके बाद हमने क्लोज करली ब्रेस लगाने के बाद मेन फंक्शन लगाया, फिर ऐड फंक्शन को रिटर्न कर दिया 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अलावा बचा हुआ है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखना। A statement in a program control the flow of program execution। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में कंट्रोल के फ्लो को बनाए रखे या प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोलिंग करे तो वो कहलाता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे सपोज अगर हमने वाइल लूप चला दिया है और
व्हेन अनटिल क्या कंडीशन है, एन की वैल्यू ग्रेटर है 10 से, ठीक है, और एन की वैल्यू 100 डिफाइन है। तो दोस्तों ये जब तक एन की वैल्यू 10 से ग्रेटर रहेगी तब तक एग्जीक्यूट रहेगा, करता रहेगा। तो दोस्तों 90 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा अगर एन की वैल्यू 100 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से लूपिंग का कंसेप्ट भी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। तो इट हेल्प टू मेक डिसीजन ऑन व्हाट कोड इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। तो दोस्तों ये डिसीजन बनाने में हेल्प करता है कि कौन अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। वी कैन चेक द कंडीशन वेदर ट्रू और फॉल्स। और दोस्तों हम ये चेक कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू कि ये कंडीशन सही है कि गलत है। अगला दोस्तों है लाइन इसी के रिगार्डिंग, वी कैन एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट ऑन अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स पे हम केवल एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये फ्लो ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, तो दोस्तों इफ़ स्टेटमेंट कैसे फ्लो होता है ये आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपका डायग्राम से दिखा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ से कनेक्टिंग लाइन आई, यहाँ पे दोस्तों डिसीजन बॉक्स है, और ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका फ्लो ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ इफ इल्स कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, याद रखना। फ्लो ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो फ्लो ऑफ इफ स्टेटमेंट आप देख सकते हो, if the condition is true then executed statement number 1, if condition is become false then statement 2 will be executed, ओके। तो ये आपका इस प्रकार से आपका फ्लो ऑफ इफ स्टेटमेंट चलता है। अब दोस्तों फ्लो ऑफ इल्स स्टेटमेंट, अब दोस्तों इल्स स्टेटमेंट कैसे चलता है? तो हमने कंडीशन नंबर 1 लगाई, ठीक है, उसके बाद 1 की कंडीशन की जो रिजल्ट आया वो कंडीशन नंबर 2 में लगा दिया, ठीक है। अगर कंडीशन नंबर 1 फॉल्स हुई तो कंडीशन नंबर 2 में जाएगा, और कंडीशन नंबर 2 जब सही ट्रू हुई तो ये आपका चला जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3 में, ठीक है। और कंडीशन नंबर 1 में लेफ्ट की तरफ क्या है? ट्रू है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में आ जाएगा, ठीक है। 1 है तो स्टेटमेंट नंबर 1 में आ जाएगा। और कंडीशन सेकेंड अगर ट्रू हुई फ्रेंड्स तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन नंबर 2 फॉल्स हुई तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और स्टेटमेंट नंबर 1 कब एग्जीक्यूट होगा? जब पहली कंडीशन क्या हो? ट्रू हो जाए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कब अक्कर होती है? जब कंडीशन 1 फॉल्स हो और कंडीशन 2 क्या हो? वो भी फॉल्स हो, तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। और स्टेटमेंट नंबर 2 अगर ट्रू हो तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 खाने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, आप इससे देख सकते हो किस प्रकार से फ्लो चार्ट यूज होता है, ठीक है। अगला दोस्तों देख सकते हो आप एग्जाम्पल के थ्रू, ये आपका फ्लो चार्ट था। जैसे आपको इफ इल्स का देखना है, तो दोस्तों इफ़ ए ग्रेटर देन बी प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, इल्स प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। तो सिंपल दोस्तों ये कोड आपका है इफ इल्स का, ठीक है। अगला दोस्तों एग्जांपल है इफ़ का क्या है? इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ टर्म्स हैं फर्स्ट प्रोग्राम इन सी के रिगार्डिंग, उनको आप देख लो। फर्स्ट प्रोग्राम इन सी के रिगार्डिंग दोस्तों कुछ फैक्ट हैं, उनको याद रखना। एवरी प्रोग्राम शुड हैव एन मेन फंक्शन। दोस्तों हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन जरूर रहा होगा, ठीक है, जरूर होगा, ठीक है। देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 मेन फंक्शन। दोस्तों एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकते, अदरवाइज कंपाइलर कन्फ्यूज हो जाएगा कि प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करें। अदरवाइज द कंपाइलर कैन नॉट लोकेट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। दोस्तों अदरवाइज कंपाइलर जान नहीं पाएगा कि बिगिनिंग कहाँ से प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। द एम्प्टी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस इंडिकेट्स दैट मेन हैज़ नो आर्गूमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी पैरेंथेसिस का मतलब है कि मेन हैज़ नो आर्गूमेंट, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो दोस्तों प्लस प्लस क्या है आपका?
इंक्रीमेंटल और माइनस माइनस डिक्रीमेंटल है। अब दोस्तों प्लस प्लस जो इंक्रीमेंटल है वो भी दो प्रकार का है, प्री इंक्रीमेंटल और पोस्ट इंक्रीमेंटल। तो दोस्तों ए प्लस प्लस क्या है आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटल है, और प्लस प्लस ए ये क्या है, ये आपका प्री इंक्रीमेंटल है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से दोस्तों डिक्रीमेंटल, तो डिक्रीमेंटल भी दो प्रकार का होता है, पोस्ट डिक्रीमेंटल और प्री डिक्रीमेंटल। तो दोस्तों ए माइनस माइनस क्या है पोस्ट डिक्रीमेंटल है, और माइनस माइनस ए क्या है प्री डिक्रीमेंटल। ठीक है, तो दोस्तों एक नोट पॉइंट है, द प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीजेज द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाई 1, ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए आर इक्विवेलेंट टू ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका द ऑपरेटर माइनस माइनस ऑपरेटर डिक्रीजेज द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाई 1। तो दोस्तों आपका जो माइनस माइनस ऑपरेटर है ये भी क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को एक कम कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए आर इक्विवेलेंट टू ए इक्वल टू ए माइनस 1। तो दोस्तों माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस दोनों को ए इक्वल टू ए माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों है रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, एक्सप्रेशंस यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। ठीक है दोस्तों, 0 फॉल्स के लिए और 1 ट्रू के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग में लूपिंग का कंसेप्ट, उसके बाद वेरिएबल और आइडेंटिफायर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब कभी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।